यह सुनने में काफी अजीब लगता है कि जो मुल्क अभी एक दूसरे का वजूद खत्म करने पर तुले हैं, वह कभी एक दूसरे के जिगरी यार हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। यह कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, बल्कि इन दोनों के लीडर्स छुप छुप कर मिला करते थे, गिफ्ट शेयर होते थे और सीक्रेट एग्रीमेंट्स भी साइन करते थे। यहाँ तक कि इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आज एतराज उठाया जाता है, वह इजराइल और अमेरिका ने ही ईरान को गिफ्ट किया था। लेकिन आखिर कैसे? ईरान और इजराइल की दोस्ती किस मोड़ पर हुई थी? कौन कौन इस दोस्ती से जेलस होता था? आयतुल्लाह की रिजीम में ही इजराइल से वेपन्स क्यों लिए गए थे? और आखिर वो कौन सा पॉइंट था जब यह गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी? इस दोस्ती की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब मिडिल ईस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता था। यहाँ पहले ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का राज था, जो 1922 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया। अब यहाँ ब्रिटेन का राज था और अरब नेशनलिज्म बढ़ रहा था। अरब ताजे ताजे ऑटोमन एम्पायर की सल्तनत से आजाद हुए थे और वह अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे। बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के हारने की एक वजह यह भी थी कि अरब्स ने अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इस वादे पर कि आजादी के बाद उनको अपना अलग मुल्क बनाने दिया जाएगा। पर खिते में ब्रिटिशर्स और अरब्स के अलावा एक ताकत ऐसी बची थी जिनको अरब नेशनलिज्म से काफी मसला था, और वह था ईरान। उस वक्त ईरान एक पावरफुल मुल्क था और यहाँ के लोग अरब्स को कमतर समझते थे। ईरान के शाह को लगता था कि अगर अरब मुल्क सारे एक हो गए तो वह ईरान के लिए खतरा बन सकते हैं। एक तो पर्शियन गल्फ में ईरान का होल्ड डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अरब्स ने पहले से ही इसको पर्शियन के बजाय अरेबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया था। और दूसरा, ईरान में मेजॉरिटी शिया मुस्लिम्स थे और अरब सुन्नी मुस्लिम्स। अगरचे यह दोनों मुसलमान हैं, लेकिन हिस्ट्री में देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान एक खामोश मुकाबला हमेशा से रहा है कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा। शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी को डर था कि सुन्नी मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस कहीं बढ़कर ईरान तक न पहुंच जाए और उनसे उनका तख्त छीन न लिया जाए। पर कौन जानता था कि मिडिल ईस्ट में अकेले पड़ जाने वाले ईरान को एक बेहतरीन दोस्त मिलने वाला है। फिर आया ईयर 1948, वो तारीखी साल जब यूनाइटेड नेशंस के ऐलान के बाद जस के मुल्क इजराइल का कयाम हुआ। इजराइल के बनते ही पड़ोसी अरब मुल्कों को लगा कि यह फलस्तीनियों के साथ ज्यादती हुई है, तो उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। यह जंग जहां इजराइल के वजूद का खतरा बनी, वहीं ईरान के शाह के लिए अरब से छुटकारा पाने का एक रास्ता भी बन बैठी। हकीकत में ईरान को स्टेट ऑफ इजराइल से उतना मसला नहीं था जितना अरब मुल्कों के बढ़ते हुए असर से था। यानी जब अरब फलस्तीन के हक के लिए इजराइल से लड़ रहे थे, ईरान का झुकाव इजराइल की तरफ था। दूसरी तरफ इजराइल भी यह महसूस करने लगा कि उसे दुश्मन पड़ोसियों के बीच नॉन अरब दोस्तों की जरूरत है। इसी के चलते इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बन कोन ने एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई जिसे पेरिफेरल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उनका कहना था कि क्योंकि इजराइल एक छोटी सी स्टेट है जो चारों तरफ अरब मुल्कों से घिरी हुई है, तो हमें अपने दुश्मनों के पड़ोसियों से दोस्ती करनी चाहिए। और इस मैप पर अरब्स का सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ोसी था ईरान। यही वो इजरायली पॉलिसी थी जिसने ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती की पहली बुनियाद रखी। बन कोयन की इस पॉलिसी का सबसे पहला सबसे बड़ा नतीजा 1950 में सामने आया। तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क था जिसने इजराइल को डिफेक्टो तौर पर तस्लीम कर लिया। ईरान ने स्विट्जरलैंड की हुकूमत के जरिए इजराइल को एक फॉर्मल लेटर भेजकर न सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट किया बल्कि दोस्ती की पेशकश भी की। यह ऑफिशियल डे जरी रिकॉग्निशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खुफिया एग्रीमेंट था जिसका सबको मालूम था, यानी के ओपन सीक्रेट। दुनिया को लगता था कि ईरान इजराइल को नहीं मानता, मगर हकीकत में शाह ऑफ ईरान ने इजराइल के मिशन को तेहरान में खुलने की इजाजत दे दी। तेहरान में इजराइल का एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला गया जो बिल्कुल किसी एम्बेसी की तरह काम करता था, मगर उसके बाहर ना इजराइल का झंडा था और ना एम्बेसी का वर्ड लिखा था। लोग जानते थे कि यह इजराइल का मिशन है, मगर ऑफिशियल
तौर पर उसे इजरायली ट्रेड ऑफिस कहा जाता था या कभी कभार कुछ और। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे का कितना और किस किस मौके पर साथ दिया, यह जानने से पहले समझते हैं कि आखिर शाह ऑफ ईरान ने एक मुस्लिम मुल्क होते हुए इजराइल का साथ क्यों दिया। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस थे। शाह अपनी मोनार्की को मजबूत करना चाहते थे और ईरान को एक मॉडर्न पावरफुल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और जहानत की जरूरत थी जो कि इजराइल दे सकता था। दूसरा, ईरान के शाह को इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर से डर लगता था जो अरब नेशनलिज्म का परचम लहरा रहे थे। शाह को लगा कि उनका अगला निशाना ईरान हो सकता है। इस डर ने उन्हें इजराइल की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। पर सबसे अहम वजह थी शाह ऑफ ईरान का अमेरिका के बहुत करीब होना। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मूसा दीग ने शाह की पावर्स कम करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने ही CIA के जरिए शाह की मदद की और उनके तख्त को बचा लिया। इस वाक्य के बाद वह एक तरह से अमेरिका के एहसानमंद थे और उनकी कोई बात टालना नहीं चाहते थे। अमेरिका भी यही चाहता था कि ईरान और इजराइल आपस में दोस्त बनकर रहें। शाह को अपनी आवाम से इतना डर था कि उन्होंने एक खुफिया पुलिस भी बनाई जिसका नाम सावक रखा गया। इस पुलिस का काम उन लोगों को पकड़ना या खत्म करना था जो शाह के खिलाफ बोलते थे। और आपको यह बात जानकर हैरत होगी कि सावक को ट्रेनिंग देने के लिए इजराइल ने मुसाद के एजेंट्स को टास्क दिया था। मुसाद ने ही सावक को ट्रेनिंग दी कि लोगों पर कैसे नजर रखनी है और इंटेरोगेशन कैसे करनी है। सावक और मुसाद के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग रूटीन का मामूल थी। यह दोनों एजेंसीज मिलकर कम्युनिज्म और अरब मिलिटेंट ग्रुप्स को टारगेट करती थी। न सिर्फ इतना, ईरानियन एयरफोर्स के पायलट्स को इजराइल में ट्रेनिंग भी मिलती थी। इजराइल ने ईरान को एडवांस्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजी भेजी जो उस वक्त अरब दुनिया तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। दोनों मुल्कों ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी काम किया और न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के एग्रीमेंट्स भी किए। ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके पीछे आज अमेरिका और इजराइल पड़े हैं, यह असल में उनकी मदद से ही शुरू करवाया गया था। 1957 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक कैंपेन लाचा की थी जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस। इसका मकसद दुनिया भर में अमेरिकन अलायंस को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना था ताकि वह सस्ती बिजली पैदा कर सके। अमेरिका ने ईरान को पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर 1967 में दिया जो तेहरान यूनिवर्सिटी में लगाया गया था। मजे की बात यह है कि उस वक्त इजराइल ने ही ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी थी जिनको आज चुनचकर खत्म किया जा रहा है। ईरान और इजराइल की दोस्ती सिर्फ मिलिट्री अलायंस पर डिपेंड नहीं करती थी बल्कि इकोनॉमी इस दोस्ती का सबसे मजबूत हिस्सा थी। इजराइल को तेल की जरूरत थी और अरब मुल्कों ने उन्हें तेल देने से बॉयकॉट किया हुआ था। ईरान जो कि इजराइल का दोस्त था, उसके पास तेल तो बहुत था लेकिन वो तेल इजराइल तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अगर तेल के कंटेनर्स पर्शियन गल्फ से रेड सी और फिर सुई कैनाल से गुजरकर इजराइल जाने की कोशिश करते तो यहाँ मसला यह था कि सुईज कैनाल इजिप्ट के कंट्रोल में था जो कि अरब्स के साथ खड़ा था और इजिप्ट किसी भी सूरत ऐसा नहीं होने देता। जमीनी रास्ता देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन आते हैं और यह भी अरब मुल्क हैं, यानी ईरान से इजराइल तक तेल पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पर इस दोस्ती का हक अदा करने के लिए खास एक पाइपलाइन बिछाई गई। आप देख सकते हैं कि इजराइल का एक पोर्ट गल्फ ऑफ अकाबा पर भी मौजूद है जिसे एलात कहा जाता है। यहाँ से पाइपलाइन शुरू होकर इजराइल के एकलोन पोर्ट तक जाती थी और इस प्रोजेक्ट को एलात एस्कलॉन पाइपलाइन का नाम दिया गया। यह सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ईरानी ऑयल टैंकर्स खर्क आइलैंड से निकलकर रेड सी में जाएं। वहां से स्विस कैनाल को बाईपास करके गल्फ ऑफ अकाबा और फिर इजराइल के पोर्ट एलात पर टैंकर्स खाली कर दे। इस सीक्रेट पाइपलाइन से जहां इजराइल को तेल मिल गया, वहीं ईरान को अपना तेल यूरोप तक बेचने का मौका भी मिल गया, क्योंकि इजराइल का एस्कलोन पोर्ट मेडिटेरेनियन सी पर है, जहां से तेल यूरोप तक पहुंचने में स्विस कैनाल जैसी कोई रुकावट नहीं है। यह सिर्फ एक
पाइपलाइन नहीं थी बल्कि ईरान और इजराइल का भाईचारा था। इसमें 50% हिस्सा ईरान का था और 50% इजराइल का। दोनों ने मिलकर पैसा लगाया ताकि अरब मुल्कों की ऑयल मोनोपोली को चोट पहुंचाई जा सके। यह दोस्ती इतनी पक्की थी कि शाह ऑफ ईरान और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन गोरियोन की मुलाकातें छुप छुप कर हुआ करती थी। बनो कोरन जब तेहरान एयरपोर्ट पर उतरते तो उनको विग लगी होती थी ताकि मीडिया की नजरों से बचकर निकल सकें। 1970 में तेहरान और इजराइल का ट्रेड मिशन, जो असल में एम्बेसी थी, बिल्कुल एक्टिव थी। वहाँ इजरायली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मिलिट्री एडवाइजर्स मौजूद होते थे। इजराइल ने ईरान के किसानों को जदीद इरिगेशन और टेक्नोलॉजी भी सिखाई और दोनों मुल्कों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चलती थी। यह दौर दोनों मुल्कों की फ्रेंडशिप का गोल्डन एरा माना जाता है। इसी दौर में शाह ऑफ ईरान ने दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी बर्थडे पार्टी रखी। 26 अक्टूबर 1971 यह शाह की 52 बर्थडे और पर्शियन एम्पायर की 2500 ईयर एनिवर्सरी का दिन था। इस पार्टी के लिए रेगिस्तान में एक पूरी मिनी सिटी तामीर की गई। एक खास रनवे भी बनाया गया जिस पर उस दौर में $100 मिलियन से ज्यादा खर्चा हुआ था। इसमें दुनिया भर से बादशाह, मलिकाएं, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स बुलवाए गए थे। पेरिस के मशहूर मैक्सिमम्स रेस्टोरेंट से प्राइवेट जहाजों के जरिए खाना मंगवाया गया। इस पार्टी में इजरायली प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलवाया गया ताकि यह दोस्ती सीक्रेट ही रहे। हालांकि इजरायली लीडर्स स्टेज पर नहीं थे, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने शाह की सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर इस पार्टी की हिफाजत का सारा प्लान बनाया ताकि कोई हमला ना हो सके। पार्टी में इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट न करने के बावजूद दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले कुछ सालों तक यह दोस्ती ऐसे ही चलती रही, लेकिन आखिरकार वह दिन आ गया जब ईरान और इजराइल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 1979 के रेवोल्यूशन में आया खुमैनी ने शाह ऑफ ईरान का तख्त पलट दिया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। खुमैनी ने आते साथ ही ऐलान किया कि इजराइल इस्लाम का दुश्मन और शाह एक गद्दार था। कुछ हफ्तों बाद इजराइल के ट्रेड मिशन पर हमला करके वहां फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। उसी दिन फलस्तीनी रहनुमा यासिर अरफात तेहरान पहुंचे और खुमैनी ने ऐलान किया कि अब यह इजरायली नहीं बल्कि फलस्तीन की एम्बेसी है। यह वो लम्हा था जब ईरान इजराइल दोस्ती की कहानी खत्म तो हुई, लेकिन फिलहाल दफन नहीं हुई। इस्लामी इंकलाब के बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक साल बाद जब ईरान और इराक की जंग शुरू हुई तो इस मौके पर ईरान को हथियारों की सख्त जरूरत पड़ गई और तब एक बार फिर जरूरत ने उन दोनों को दोबारा मिला दिया। इजराइल ने इस मौके पर ईरान की मदद की और खुफिया तौर पर उन्हें वेपन सप्लाई किए। खुमैनी की सरबराही में चलने वाली यह जंग 8 सालों तक चलती रही और वेपन्स इजराइल से आते रहे। इसमें इजराइल का फायदा यह था कि वह ईरान को वेपन सप्लाई करके अपने पड़ोसी अरब मुल्क इराक को कमजोर करना चाहता था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने भी पुराने शाह की सारी चीजें खत्म कर दी, जैसे सावक पुलिस, ऑयल पाइपलाइन और इजरायली ट्रेड मिशन भी। पर एक चीज जो ईरान को इजराइल और अमेरिका ने गिफ्ट की थी वो खुमैनी ने दोबारा खोल दी और वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1990 में ईरान इराक जंग खत्म हुई तो इजराइल ने महसूस किया कि अब खतरा इराक नहीं बल्कि ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो अब इस्लामिक रेवोल्यूशनिस्ट के हाथों में पड़ा है। इसी दौर से इन दोनों के बीच एक शैडो वॉर शुरू हुई जिसको लेकर आज तक जंग हो रही है और यही वो पॉइंट था जब ईरान इजराइल की दोस्ती पूरी तरह दफन हो गई। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।